हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम मंजनी कुमार तिवारी। तो आज हम अपनी बायोलॉजी की क्लास में चल रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? दो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे oogenesis। पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे? oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ने से पहले हम जान लें क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। ओके, चलिए आइए बोर्ड पे हमारे साथ देखते हैं क्या है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय द प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट नोन एज गैमेटोजेनेसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी मेल या फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन या फिर मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, क्या प्रोड्यूस करता है? मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, वही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। फिर से सुनिए, इट इज अ प्रोसेस बाय द प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फिर से कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मेल या फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके जरिए मेल या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस दो प्रक्रियाएं होती हैं। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा क्या होता है? oogenesis। दूसरा क्या होता है? oogenesis होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर है? स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन किसका होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और oogenesis में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है। आपने जब पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपने पढ़ा था एक जगह स्पर्म आया था तो एक जगह ओवम आया था। याद है आपको कि यहाँ से ओवम प्रोड्यूस होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है, और यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है जो कि मेल गैमेट होता है। आपने जब हम आपको पढ़ा रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस समय हमने स्पर्म या ओवम का नाम लिया था। ठीक, तो स्पर्म क्या है? ये है मेल गैमेट। ये क्या है हमारा? ये है मेल गैमेट। ठीक, लेकिन वही जो ओवम है ये क्या है? ये है फीमेल गैमेट। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट। बात समझ में आई? यानी स्पर्म मेल गैमेट है और ओवम फीमेल गैमेट है। तो यहाँ से कुछ चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, यानी स्पर्म क्या जब फॉर्मेशन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम का फॉर्मेशन होगा तो oogenesis। यानी जिस प्रोसेस के जरिए स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वही पूरी प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है, और जिसके जरिए ओवम का फॉर्मेशन होगा वही पूरी प्रोसेस क्या है? हमारी oogenesis है। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का फॉर्मेशन oogenesis। लेकिन अगर गैमेटोजेनेसिस देखें हम, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? किसी भी प्राइमरी मेल या फीमेल के सेक्स ऑर्गन से जब कोई भी मेल या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। चाहे वो स्पर्म प्रोड्यूस हो चाहे वो ओवम प्रोड्यूस हो, इन दोनों प्रोसेस को किसके अंतर्गत रखते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत रखते हैं, इसको भी और इसको भी। बात समझ में आई? गैमेटोजेनेसिस क्या है? इन्हीं दोनों प्रोसेस को होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा गैमेटोजेनेसिस में। ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे oogenesis बोले और इसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोले। ठीक है,
चलिए इतना पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे डिफिनेशन बताते हैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। चलिए अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर मेल जर्म सेल टू प्रोड्यूस मेच्योर स्पर्म सेल। जब मेल का जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करता है? एक मेच्योर स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है, उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया इन दिस प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर फीमेल सेल टू प्रोड्यूस मेच्योर ओवम सेल इज कॉल्ड oogenesis। यानी जब मेच्योर ओवम सेल की फीमेल इमेच्योर फीमेल सेल से जब मेच्योर फीमेल ओवम सेल बनता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? oogenesis। और जब इमेच्योर मेल जर्म सेल से मेच्योर स्पर्म सेल बनते हैं, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, इस तीनों डिफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरे प्रोसेस की। ठीक है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से और फिर अंत कहाँ पे करेंगे? अंत करेंगे स्पर्म के फॉर्मेशन पे। ओके, तो पहले इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे। चलिए अब आगे देखते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है कैसे होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज जान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होगी? इट इज बिगिन इन द प्यूबर्टी एज। जब इट बिगिन विद प्यूबर्टी, यानी जब प्यूबर्टी एज आ जाएगी उसके बाद फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनिया इज मल्टीप्लाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। किसके द्वारा? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। टू इंक्रीज द नंबर, क्यों डिवीजन होता है? जिससे कि उनका जो नंबर हो वो इंक्रीज कर जाए, जिससे उनका जो नंबर हो वो इंक्रीज कर जाए। दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज हेप्लॉइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया हेप्लॉइड होता है, उसके साथ साथ 46 क्रोमोसोम अपने साथ लिए हुए होता है। सो द जर्म स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली undergoes the meiotic division to form two haploid cells which are called as secondary spermatocytes. So the germ spermatogonia, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसे हम क्या कहते हैं? called as primary spermatocyte, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। समय होने के बाद क्या होता है? पीरियडिकली अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। उसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। और उसके बाद टू फॉर्म टू हेप्लॉइड सेल, तो क्या बनाती है? दो हेप्लॉइड सेल बनाती है। विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। एंड इट कंटेन 23 क्रोमोसोम। और वो कितने क्रोमोसोम अपने साथ लिए होते हैं? 23। ठीक है, दे प्रोड्यूस टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड सेल। उसके बाद फिर से उसमें अगेन मियोटिक डिवीजन आकर फिर से आकर होता है। और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 4 हेप्लॉइड सेल आफ्टर दे अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। जब उनका दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है उसमें वो कितने संख्या में हो जाते हैं? 4 हेप्लॉइड सेल तैयार हो जाते हैं। एंड दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। और जो चारों बनते हैं उन चारों को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। दे आल्सो कंटेन 23 क्रोमोसोम। उनके साथ भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। देन द स्पर्मेटिड्स अंडरगोज स्पर्मियोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। उसके बाद फिर जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? उनमें एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। और वो क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का निर्माण करते हैं। आज समझ में फिर से सुनिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है,
जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है ये डिवाइड होती है। कैसे? माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन किस लिए होता है? कि जिससे कि वो अपने संख्या को, अपने नंबर को बढ़ा सके, इसलिए उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है। उसके बाद फिर उसके इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। किसके इनर वॉल में? स्पर्मेटोगोनिया के इनर वॉल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया, उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो हेप्लॉइड होता है, उसके साथ साथ उन सब में 46 क्रोमोसोम उनके साथ होता है। सो द जर्म स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके साथ साथ जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। समय आने पर उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा मियोटिक डिवीजन? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओके, जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और जिनके साथ जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, उसके बाद फिर वो क्या करता है? फिर से उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, और सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? जो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। ठीक है। फिर जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 23 की होती है। यानी एक स्पर्मेटिड जो बनता है वो स्पर्मेटिड कितना होता है? 23 क्रोमोसोम उसके अंदर होते हैं। फिर उसके बाद जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? एक प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में जाते हैं, और क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजुआ बनाते हैं या फिर स्पर्म बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई स्पर्म के फॉर्मेशन तक। फिर आगे देखते हैं। देन द स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। और जो स्पर्म का हेड रीजन होता है वो एम्बेडेड होता है किससे? सर्टोली सेल से। एंड फाइनली दे रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेशिया। उसके बाद फिर क्या होता है? ये कैसे रिलीज होते हैं? कहाँ पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज होते हैं। किसके जरिए? स्पर्मेशिया की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के जरिए ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसकी है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम फिगर के द्वारा समझाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। चलिए, इस प्रोसेस को हम एक लाइन डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होती है। ठीक। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ये क्या है? 4 सेल्स। ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है? इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। इस माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होता है? ये अपने नंबर में इंक्रीजमेंट करने के लिए क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन करता है। और उस माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। क्या बनती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। ठीक। ये हमारी क्या है? ये है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद क्या होता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा मियोटिक डिवीजन? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या होता है इसमें? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। और इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान इसमें क्या बनते हैं? 2 सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स बनती हैं। एक सेल हमारी क्या है? ये वाली है, और दूसरी सेल हमारी कहाँ पे है? ठीक। इसके पास जो क्रोमोसोम की संख्या थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, उनकी संख्या थी 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद जो सेल हमें बने हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं।
क्या कहते हैं इनको हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनके पास जो क्रोमोसोम की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है? 23 इसके पास होती है और 23 इसके पास होती है। ठीक, इतनी बात समझ में? फिर उसके बाद इन्हीं जो भी क्रोमोसोम्स हैं, जो भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें फिर से दोबारा से क्या होता है? सेकंड माइटोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। और जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है तो इसके फलस्वरूप क्या मिलता है इनको? 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। कितने हैप्लॉइड सेल मिलते हैं? 4, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी स्पर्मेटिड्स बनेंगे इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी कितनी होगी? 23 ही होगी। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? स्पर्मेटिड्स में भी 23 ही होगी। और यही स्पर्मेटिड्स क्या बनाते हैं आगे चल के? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यही स्पर्मेटिड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसके जरिए? एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उस प्रोसेस के जरिए स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या है? ये पूरी प्रोसेस है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, इस फिगर को ड्रा करना चाहें तो ड्रा कर लीजिए आप लोग। फिगर बनाने से पहले एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे। इस पूरे टॉपिक को फिर एंड करते हैं हम, उसके बाद एक अगला टॉपिक लेते हैं इसमें का स्पर्मेसिया क्या होती है। ठीक, स्पर्मेसिया के बारे में थोड़ा हम एक नज़र डाल लेते हैं क्या होती है भाई। स्पर्मेसिया भी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। स्पर्मेसिया एक वर्ड आया था, उस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन विच द स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड बाय द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जब स्पर्मेटोजोआ कहाँ से निकलता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जरिए बाहर निकलता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेसिया कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? स्पर्मेसिया कहते हैं। ठीक है, यानी इन विच द स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड बाय द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेसिया कहते हैं। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बाहर निकलता है उसी प्रोसेस को स्पर्मेसिया कहते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? फैक्टर हार्मोन इफेक्टिंग इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो भी हार्मोन इफेक्ट पहुंचाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लें। ठीक, उनके बारे में जानेंगे कि क्या करते हैं, क्यों ये हार्मोन्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तब तक पहले इसको राइट डाउन करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हार्मोन इफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो भी हार्मोन इफेक्ट पहुंचाते हैं उनके बारे में अब बात हम करेंगे। जिसमें पहला क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हमारा क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा हमारा क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। पहला हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, तीसरा हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक, हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की। वो क्या होता है? इट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होने वाला ये एक हार्मोन है। इट्स लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट पीब्यूटी। ये पीब्यूटी के लेवल को बढ़ाता है। ये पीब्यूटी के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। ओके, उसके बाद दूसरा हार्मोन क्या है हमारा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? दे एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ये जो भी सर्टोली सेल्स होती हैं उनमें कार्य करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? which stimulate to release of some factor that help in the process of spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो भी कारक भाग ले रहे होते हैं उनको स्टिमुलेट, उनमें नियंत्रण करने के लिए, उसके साथ साथ उनकी जो भी आवश्यक चीज़ें रिलीज करानी है उनको रिलीज कराने का कार्य कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। ओके, उसके बाद हमारा जो तीसरा हार्मोन है वो क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है।
दे एक्ट ऑन लेडिक सेल, जो कि कहाँ पे वर्क करता है, लेडिक सेल पे वर्क करता है, विच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, जो कि क्या करता है, एंड्रोजन के सिक्रीशन में और सिंथेसाइज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वो एंड्रोजन क्या करता है, विच इज टर्न टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, वो कौन करता है, एंड्रोजन करता है। और एंड्रोजन का सिक्रीशन, उसके साथ साथ इसका सेंसाइजेशन कहाँ से होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के जरिए होता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ पे इफेक्ट पहुंचाते हैं, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। किसकी बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लिखना भी पड़ेगा, उसके साथ साथ इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा, जो कि फिगर में भी बाद में जब बोर्ड इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर फिगर भी बना के दिखाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, यानी अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। पहला होता है हमारा हेड, दूसरा होता है हमारा नेक, तीसरा होता है हमारा मिडिल पीस, चौथा होता है हमारा टेल। पहला क्या होता है, हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा मिडिल पार्ट होता है और चौथा हमारा क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि हेड, नेक और मिडिल पीस और टेल। इसको राइट डाउन करते रहिए, हम आ रहे हैं थोड़ा सा। चलिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर में ये सारे पार्ट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहली चीज में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, उस स्पर्म की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। स्पर्म की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट कवर द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म के पूरे होल बॉडी, पूरे शरीर को घेरे हुए होती है। द हेड रीजन कंटेन हेप्लॉइड न्यूक्लियस, हेड रीजन में क्या होता है, एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। बात समझ में इतनी। उसके बाद फिर एक पार्ट होता है एक्रोसोम, कहाँ भी पाया जाता है, इस स्पर्म में ही एक्रोसोम एक पार्ट पाया जाता है। वो क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि किससे भरा हुआ होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। It help in dissolving the membrane of egg cell in the fertilization of ovum। जब ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना होता है, उस समय ये क्या करता है, जो एक्रोसोम होता है वो एग के जो मेम्ब्रेन होती है, एग की जो सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, उसको घुलित अवस्था में बना देता है। उसके बाद फिर जाके ओवम से फ्यूज कर जाता है। अगर एक्रोसोम ना हो तो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ही ना हो। फिर आगे बात करते हैं मिडिल पीस की। मिडिल पीस क्या है, दे आर नंबरस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर किसके पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कहाँ पे, मिडिल पीस में, जो उसका बीच का भाग होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल के मूवमेंट में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और कहाँ पे, स्पर्म के मिडिल पीस पे। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। उसके साथ साथ ये स्पर्म को मूवेबल बनाने में भी बहुत ही मदद करता है। आल्सो विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी मदद करता है। कारण क्या है कि भाई जब एग और ओवम को फ्यूज होना है तो कुछ दूरी उसको तय करनी पड़ती है स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उस दूरी को तय करने के लिए जो मिडिल पीस होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके पास भरमार होती है किसकी, एनर्जी इसके पास बहुत अत्यधिक होती है मिडिल पीस के माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में 11th क्लास में
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ से हमें ये समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया जब उसमें फाउंड होता है तो यानी वो क्या करता है, उसको मूवमेंट करने में भी मदद करता है, उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। अगर मूवमेंट होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग इजैकुलेशन द 200 to 300 मिलियन स्पर्म आर रिलीज्ड। जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन होने के बाद में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। And at least 60% of them they should have normal shape and size. At least 40% of them should have vigorous motility. जिसमें से जो 60% स्पर्म होता है वही केवल कैसे होता है, वो केवल नॉर्मल शेप एंड साइज में होता है। बाकी 40% जो हो 60% रिलीज तो होता है 100%, लेकिन 60% क्या होता है उसमें से ऑल ऑफ देम दे शुड हैव नॉर्मल एंड शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप और साइज में होता है। बाकी 40% कैसे होते हैं, विग्रस मोटिलिटी के जैसे होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सीमन। सीमन क्या होता है, सीमन इट इज अ मिल्की व्हाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड। ये मिल्की दुधिया रंग का एक सफ़ेद फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। विच इज रिलीज बाय द पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन। पेनिस के द्वारा रिलीज किया जाता है इजैकुलेशन के दौरान। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्म। इसमें क्या कंसिस्ट होता है, इसमें क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक, एंड फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द एसेसरी ग्लैंड और डक्ट। उसके साथ एक फ्लूइड भी होता है जो कि उसको हमेशा तरल के रूप में बनाए रखता है, जो कि कहाँ से निकला होता है, हमारे एसेसरी ग्लैंड और डक्ट से निकला हुआ होता है। टेस्टिकुलर हार्मोन क्या होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन जो होता है हमारा वो क्या होता है, टेस्टिकुलर हार्मोन होता है। ठीक, सो इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ ऑल द मेल एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट। जो कि क्या मेंटेन करता है, एसेसरी ग्लैंड को और एसेसरी डक्ट को हमेशा मेंटेन रखता है, किसके लिए, सीमेन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन किसकी थी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की थी। ठीक है, इसको राइट डाउन करिए। उसके बाद फिर बाद में हम बात करते हैं इसके फिगर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी 2 नंबर में केवल उसका स्पर्म का स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है और उसके बारे में लिखना नहीं होता, लेकिन केवल फिगर बनाना होता है। ठीक है, इसके लिए हमारे साथ साथ आप क्या करें, कॉपी पेन उठाएंगे और हमारे साथ साथ जैसे हम फिगर बनाते चलेंगे वैसे आप भी फिगर को ड्रॉ करते हमारे साथ चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, फिगर बहुत आसान है, बनने लगेगा। ठीक है, तो इसको पहले राइट डाउन करिए। अगर 2 नंबर से बढ़ के अगर शॉर्ट में जाता है तो शॉर्ट में आपको उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। हो सकता है लॉन्ग में भी पूछ ले, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विथ फिगर या विथ डायग्राम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पर्म के बारे में भी लिखना पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के बारे में भी लिखना पड़ेगा, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्पर्म का भी बनाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से तैयार रहिए। इसलिए हमने क्या कि इस एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको देने का प्रयास किया हुआ हूँ कि जिससे कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस भी समझ जाएं आसानी से, oogenesis भी समझ जाएं और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी अच्छे से समझ जाएं। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं फिगर। चलिए आइए हम ड्रा करते हैं फिगर किसका, स्पर्म का फिगर ड्रा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके हेड रीजन को बनाएंगे। हेड रीजन को बनाने के बाद फिर उसके होल बॉडी का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है ना, हेड रीजन के बाद में क्या होता है, हमारी उस हेड रीजन के बाद में ही हमारा स्थित होता है कौन सा पार्ट, इसका मिडिल पार्ट। इसका क्या लोकेटेड होता है, कहाँ पे, मिडिल पार्ट इसका हेड रीजन के बाद लोकेटेड होता है।
एक चीज हमने आपको बताई थी कि उसकी पूरी जो बॉडी होती किससे घिरी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, ठीक है। इसको भी हमको ध्यान में रखते हुए तब उसके पूरे फिगर को ड्रॉ करना। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना। अभी तो केवल एक सिंपल स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, हमारी टेल पूरे स्पर्म का बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम अभी थोड़ा इरेज करके थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऊपरी साइड इसके क्या होता है, एक्रोसोम लोकेटेड होता है। ऊपर के साइड क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका, हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, हेड रीजन पे एक न्यूक्लियस होता है। हेड रीजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, जाके वो पूरा स्ट्रक्चर इसका हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। उसके साथ साथ इसके मिडिल पीस में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके साथ साथ मिडिल पीस में काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो पार्ट में इसके सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के बाद ये वाला जो रीजन यहाँ से लेकर के एक्रोसोम से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस वाले रीजन तक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। हेड के बाद में जो ये थोड़ा दबा हुआ स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम नेक कहते हैं। हेड और नेक दोनों को मिलाने वाला जो पोर्शन होता है, हेड को और मिडिल पीस को जो मिलाता है वो क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। उसके बाद जो हेड को और टेल को मिलाता है वो नेक और मिडिल पीस होता है, ठीक है। अब उसके बाद उसके नीचे क्या पाया जाता है, मिडिल पीस पाया जाता है। मिडिल पीस के बाद एकदम लास्ट में जो पार्ट पाया तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम टेल कहते हैं। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। उसके साथ साथ मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर किसका है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। इसको आप फिगर ड्रा करना चाहे ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और, एक पार्ट इसमें और बता देते हैं आपको, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद अब हम बात करते हैं oogenesis की। पहले इसको, इस फिगर को आप ड्रा कर लीजिए। बात करते हैं oogenesis की।
चलिए अब बात हम किसकी करते हैं, जो प्रोसेस हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी बात कर ली। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन किसका हो चुका था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था। ठीक, अब बात किसकी आती है, अब बात आती है oogenesis की, यानी oogenesis प्रोसेस क्या है, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फाइनली ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, फाइनली ओवम का फॉर्मेशन होना है, और उसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम oogenesis कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। द oogonia फॉर्म प्राइमरी oocytes। oogonia कहाँ से बनती है, प्राइमरी oocyte से बनती है। एक चीज याद रखिएगा भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और oogenesis प्रोसेस ये दोनों कब स्टार्ट होंगी, बिगिन विथ पीब्यूटी। पीब्यूटी के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस पीब्यूटी के बाद ही स्टार्ट होंगी। ठीक है ना, तो द oogonia फॉर्म प्राइमरी oocyte। oogonia सबसे पहले क्या बनाती है, oocyte बनाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ बातें आएंगी जो कि बर्थ से पीब्यूटी के बीच की होंगी। ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है। इसलिए पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वो प्रोसेस तो पक्का है कि पीब्यूटी के बाद ही स्टार्ट होती है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा एक्सेप्शन भी है। ठीक है ना, द oogonia स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। oogonia कहाँ से स्टार्ट होती है, oogonia में एक प्रोसेस होती है मियोसिस, एंड गेट अरेस्टेड टू द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। उसके बाद कहाँ पे पहुँचता है, प्रोफेज 1 के स्टेज में पहुँचता है। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स। और जितने भी oocytes होते हैं, हर oocytes किससे घिरे हुए होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल से घिरे हुए होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। उस जो भी हमारे प्राइमरी oocytes होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं। A large number of primary follicle get degenerated between birth and puberty। बर्थ से puberty के बीच में क्या होते हैं, काफी सारी प्राइमरी oocytes या प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, डीजेनरेटेड हो चुके होते हैं। ठीक है, These are only about 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। और इस पूरे जो प्राइमरी फॉलिकल्स की बात की जाए तो 60 से 80,000 के लगभग होते हैं। आफ्टर डीजनरेशन द फॉलिकल, फॉलिकल के डीजनरेशन के बाद आर रिमेन दे अगेन गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। 60 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो चुके होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेशन के बाद में जो भी बचे हुए प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं किससे, ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल से, ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड हो जाते हैं। उसके साथ साथ उन लेयर को, जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है, ग्रेनुलोसा सेल से तो सराउंडेड होते ही हैं, साथ साथ थीका लेयर से भी सराउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, दीज सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। और जब वो सेल बनते हैं फिर से सराउंडेड होकर के ग्रेनुलोसा सेल से और थीका लेयर से, उन सेल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। दे गिव राइज टू टर्शियरी फॉलिकल्स। उसके बाद फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द टर्शियरी फॉलिकल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। उसके साथ जो टर्शियरी फॉलिकल्स होता है उसको हम पहचाने कैसे, उसका जो चित्रण होता है उसको अगर हम उसके फिगर को देखें, उसका फिगर कैसे होता है, उसके फिगर में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। उसी एंट्रम के जरिए सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स आपस में अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, द थीका इज सराउंडेड बाय 2 लेयर। बात हम किसकी कर रहे हैं, थीका की बात करें। थीका कैसे होती है, 2 लेयर से सराउंडेड होती है। एक होती है इनर थीका, दूसरी होती है आउटर थीका। एक होती है इनर थीका, दूसरी होती है आउटर थीका। यानी जो हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स होती हैं वो 2 लेयर से घिरी होती हैं, एक इनर लेयर से, एक आउटर लेयर से, यानी एक इनर थीका से, दूसरा आउटर थीका से। बात समझ में आई। अब उसके बाद आगे देखते हैं, द प्राइमरी oocyte इज ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट द मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte क्या होता है, ग्रो करता है साइज में अपने, उसके साथ कंप्लीट करता है क्या, अपना माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन। ठीक, माइटोटिक मियोटिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे मियोटिक हो रहा है, माइटोटिक नहीं हो रहा है। ठीक है, इट गिव्स
टू बॉडीज, फर्स्ट इज लार्ज एंड सेकंड इज स्मॉल। उसके बाद क्या देता है वो, जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद दो बॉडीज बनती हैं, पहली होती है लार्ज, दूसरी होती है स्मॉल। पहली होती है लार्ज, दूसरी होती है स्मॉल। द स्मॉल बॉडी कॉल्ड पोलर बॉडी, जो छोटी बॉडी होती है उसे हम पोलर बॉडी कहते हैं। एंड द लार्ज बॉडी कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और जो लार्ज बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। एंड देन द फर्दर मियोटिक डिवीजन इज अकर, उसके बाद फिर से मियोटिक डिवीजन होता है, और जब दोबारा से मियोटिक डिवीजन होता है फाइनली वी गेट अ मेच्योर ओवम एंड सेकेंडरी या सेकंड पोलर बॉडी। उसके बाद फिर क्या होती है, अंत में हमें क्या मिलता है, एक मेच्योर ओवम मिलता है, उसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी भी मिलती है। बात इतनी समझ में आई। फिर से इसको पूरे प्रोसेस को फिर से देखते हैं हम एक बार। उगोनिया क्या करती है, फॉर्म प्राइमरी oocyte। उगोनिया कहाँ से बनी, प्राइमरी oocyte से बनी। ठीक, वो उगोनिया क्या करती है, एक प्रोसेस करती है मियोसिस की। उसके साथ साथ वो कहाँ पे जाती है, प्रथम स्टेज में, पहले चरण में जाती है, किसके, प्रोफेज की। ठीक है ना। ईच प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte सब किससे घिरे होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल से घिरे हुए होते हैं। और जो प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये लार्ज नंबर में डीजनरेट होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन बर्थ टू पीब्यूटी, बर्थ से पीब्यूटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खत्म होते हैं। ये लगभग 60 से 80 हज़ार के लगभग तादाद में प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, डीजनरेट हुए होते हैं। डीजनरेट के बाद में जो बचे हुए फॉलिकल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दोबारा से थीका लेयर, उसके साथ साथ ग्रेनुलोसा सेल से घिरे हुए होते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल किसका निर्माण करते हैं, टर्सरी फॉलिकल का निर्माण करते हैं। टर्सरी फॉलिकल कैसे होते हैं, इनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। जो थीका लेयर होती है वो दो लेयर से सराउंडेड होती है। थीका लेयर क्या होती है, दो लेयर से सराउंडेड होती है। एक हमारी इनर थीका इंटरनल होती है, दूसरी एक्सटर्नल आउटर थीका एक्सटर्नल होती है। ठीक, क्या होता है, प्राइमरी oocyte अपने साइज में ग्रो करता है। साइज में ग्रो करने के बाद फिर कंप्लीट करता है अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करने के बाद क्या बनाता है, दो बॉडी बनाता है। क्या बनाता है, दो बॉडी बनाता है। पहली बॉडी लार्ज होती है, दूसरी बॉडी स्मॉल होती है। कहाँ पे, किसमें, साइज में। पहली बॉडी लार्ज होती है साइज में, दूसरी बॉडी स्मॉल होती है साइज में। ठीक है, जो लार्ज बॉडी होती है उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो स्मॉल बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। जो स्मॉल बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। क्या होता है, एक बार पहला मियोटिक डिवीजन होता है, उससे क्या मिलता है हमको, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte, उसके साथ साथ पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से फर्दर उसमें अगेन दोबारा से क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है। और जब दोबारा से मियोटिक डिवीज़न होता है उससे होता क्या है, फाइनली वी गेट अ मैच्योर ओवम। तो होता है क्या है, उससे हमको एक मैच्योर ओवम मिलता है, और मैच्योर ओवम के साथ साथ एक सेकंड पोलर बॉडी भी मिलती है। इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद आगे हम इसको फिगर के द्वारा, लाइन डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। चलिए, लाइन डायग्राम के द्वारा अब इस पूरे प्रोसेस को हमको समझना है कि लाइन डायग्राम के द्वारा कैसे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी एक उगोनिया होती है। क्या होती है, उगोनिया। इस उगोनिया में क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। इस उगोनिया में क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। उगोनिया में क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न, सॉरी मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगी, ये
प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन जब ये करेंगे तो उसके बाद फिर उसी से सारी प्रोसेस होनी है, क्योंकि oogonia क्या करेगी, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, बना क्या? प्राइमरी फॉलिकल बना। ठीक है, या फिर प्राइमरी oocyte बना। क्या बना? ये प्राइमरी oocytes। ठीक, ये जो प्राइमरी oocytes थे इनमें क्या हुआ? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। इनमें क्या हुआ? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसके बाद जो प्राइमरी oocyte था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। प्राइमरी oocyte क्या हुआ? डिवाइड इनटू टू पार्ट। और क्या बना? दो सेल बनी, एक सेल साइज में लार्ज थी, एक सेल साइज में स्मॉल थी। एक सेल साइज में स्मॉल थी और एक सेल साइज में लार्ज थी। जो लार्ज थी उसे हम क्या बोले? उसे हम बोले सेकेंडरी oocyte। जो लार्ज थी उसे हम क्या बोले? सेकेंडरी oocytes बोले। ठीक, फिर उसके बाद फिर फर्दर इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद में फिर ये फिर से फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट हमारा क्या बनाएगा? सेकंड पोलर बॉडी। एक पार्ट हमारा क्या बनाएगा? सेकंड पोलर बॉडी। और दूसरा हमारा क्या बनाएगा? दूसरा हमारा बनाएगा मैच्योर ओवम। दूसरा क्या बनाएगा? मैच्योर ओवम। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं हम। ये क्या थी? हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी थी, इसको हम केवल पोलर बॉडी के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले जो oogenesis की प्रोसेस होती है, इस oogenesis की प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? oogonia होती है। ठीक, ये इस oogonia में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद बनता क्या है? प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम 2 डिग्री से डोनेट किए हुए हैं। तो इस 2 डिग्री का मतलब होता क्या है? यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं, इसका मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री होता है। चीज याद रखिएगा, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? 2 डिग्री। ठीक है ना? तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। ओके, उसके बाद जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना। ठीक, उसके साथ साथ एक पोलर बॉडी भी बनी। सेकेंडरी oocyte बना, उसके साथ साथ एक पोलर बॉडी बनी। जो पोलर बॉडी थी वो साइज में स्मॉल थी, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या था? साइज में लार्ज थी। सेकेंडरी oocyte साइज में लार्ज थी, लेकिन पोलर बॉडी क्या थी? साइज में स्मॉल थी। फिर क्या हुआ? जो सेकेंडरी oocyte था उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ। सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बना? एक मैच्योर ओवम बना। उसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी भी बनी। मैच्योर ओवम बना, उसके साथ साथ सेकंड पोलर बॉडी भी बनी। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस किसकी थी? oogonia की। अगर हम थोड़ा एक नज़र डाल दें केवल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी, यहाँ पे बगल में ही देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था? उसमें स्पर्मेटोगोनिया थी हमारी ना। हमारे पास क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया थी। उस स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ था। उस स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ था? माइटोटिक डिवीजन हुआ था। और उस माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्या बना था हमारा? 1 डिग्री स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनी थी? 1 डिग्री स्पर्मेटोगोनिया बनी थी, या फिर इसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, फिर उसके बाद इसमें
फर्दर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोसाइट्स यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए। फिर यही 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ। क्या हुआ, सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ। इस सेकंड मियोटिक डिवीजन के दौरान ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गया। और यही स्पर्मेटिड्स किसका निर्माण किए, स्पर्म सेल का निर्माण किए। बात समझ में आई? तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये पूरी प्रोसेस क्या थी, oogenesis। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, आपका जो आज का जो टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस, वो यहीं पे खत्म होती है। ठीक, अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे राइट कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। उसके साथ साथ एक चीज़ फिर से जान लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बार बार पढ़िएगा, इसके फिगर की प्रैक्टिस बहुत बार करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 90% के ऊपर, 90% से अबव हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को कई बार देखिएगा। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप सबके साथ के जो भी बच्चे हैं उनको भी ये सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएं। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।